नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम चर्चाएं खास। अपने इस खास प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और चर्चा के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत विपक्ष नेता राहुल गांधी के साथ। सर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान सिखों और आरएसएस को लेकर जो बयान दिया है उसका चारों तरफ विरोध हो रहा है। यहां तक कि भाजपा ने तो इस मामले को कोर्ट में ले जाने तक की बात कह दी है। लेकिन वहीं आतंकी पन्नू ने भी राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन किया है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के बयान देने से भारत की छवि पर आप इसका क्या असर पड़ता देखते हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि अब वो केवल कांग्रेस के नेता नहीं, समूह पार्टी और नेता प्रतिपक्ष का दूसरा राजनीतिक अर्थ देखें तो कल को वो प्रधानमंत्री पद पे बैठ सकते हैं। इधर से उधर ये राजनीति है, कभी भी हो सकता है। तो ये एक संवैधानिक पद है, उनकी जिम्मेवारी बड़ी है। और विदेश में जाकर आपने संघ की बात की, सिखों की बात की, मैं और भी उनकी बातें हैं। उन्होंने चीन के उत्पाद को लेकर कहा, चीन के भारतीय ज़मीन पे कब्जे को लेकर कहा, और हिंदी भाषा को लेकर बोला, राष्ट्र संस्कृति को लेकर उन्होंने बातें कही। मैं जैसे चीन का मुद्दा उन्होंने 4,000 के उन्होंने कब्जा किया, जबकि वर्ग मील 1962 में चीन इनके जवाहरलाल नेहरू के समय 29,000 किलोमीटर उन्होंने कब्जा किया। तो वो भूल रहे हैं, इतिहास इन्होंने पढ़ा नहीं। इनको समझ लग रही है कि कौन सा मुद्दा उठाना है, किस पे उठाना है। विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय से चीन ने जो हार भारत ने देखी, वो आज तक दोबारा मतलब देखने का मौका नहीं आया हमारे। हमने 4 युद्ध जीते। जवाहरलाल नेहरू के समय में अगर इस तरह की सुरक्षात्मक कठोर नीति होती तो ये वो दिन ना देखने पड़ते। उसके बाद पिछली सरकारों ने जितने भी हैं उन्होंने देखी। दूसरी बात उन्होंने जो आरक्षण को लेकर करी, अगर हालात ठीक होंगे तो हम देखेंगे आरक्षण, वो अपने आप में बड़ी। तीसरी बात जो है, जिस जगह पे वो गए, जो भारत विरोधी शक्तियां थी, जो लोग जो वहाँ के सांसद या वहाँ के जो व्यक्ति बुद्धिजीवी थे, वो थे जो भारत विरोध में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मंचों पे बोलते रहे। ये वहाँ खालिस्तानियों का मुद्दा हमेशा उठता रहता है। उनके साथ इन्होंने बैठे और वहाँ पे बोलते रहे। अब ये चीजें जो है वो भारत की छवि जैसे हमें, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत एक उभरता हुआ देश है, युवा देश है। और लोग जो अमेरिका क्या, चीन क्या, रूस क्या, इंग्लैंड, यूरोप सब मान्यता देते हैं कि भारत की जो छवि पहले थी वो आज बदल चुकी है। भारत का नागरिक बाहर जाता है, उसका समान से दृष्टि से सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसे समय में राहुल गांधी का विदेश में जाकर भारत, देखो, नेता प्रतिपक्ष पक्ष दल की नीतियों का तो विरोध करे, उसका अधिकार है, राजनीति है, वो करे। लेकिन वो लक्ष्मण रेखा जब पार कर जाते हैं कि राष्ट्रहित को ही जब दाव पे लगा देते हैं। अब आतंकी पन्नू का समर्थन, इनकी राहुल गांधी की यात्रा से पहले आतंकी पन्नू गुरबंतु ने विरोध किया था कि राहुल नहीं आना चाहिए। अब समर्थन आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो धरातल के सत्य से कहीं दूर है। देखिए, ये प्रधानमंत्री पर ये लगा रहे हैं कि भारत में ऐसी स्थिति है कि सिखों को पगड़ी पहनने का, गुरुद्वारे जाने का, कड़ा पहनने की भी इजाज़त मिलती है, नहीं मिलती, इस तरह के हालात बने हुए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब इनकी दादी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो इस समय के जो प्रधानमंत्री उन्होंने उस समय भी सिख स्वरूप धारण किया था। पगड़ी उस समय उन्होंने धारण की थी। ये उनकी आस्था का प्रश्न, उनकी श्रद्धा, गुरुओं के प्रति श्रद्धा। उन्होंने और किसी स्वरूप में धारण, सिख स्वरूप में धारण। और उसके बाद अगर आज के प्रधानमंत्री के पद पे वो बैठे हैं तो हर गुरुपुरब पे पगड़ी धारण करके वो गुरुद्वारे में जाते, चाहे पटना साहब है, चाहे गुरुद्वारा दिल्ली को है। कॉरिडोर जो खोला करतारपुर का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रधानमंत्री ने। वीर बाल दिवस जो गुरुओं के बेटों को लेकर राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। हर जगह उनकी जो भावना, उनकी, क्योंकि वो
वो क्या, देश समझता है कि हम गुरुओं के ऋणी हैं। उन्होंने एक ऐसी बलिदान दिए देश के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति के लिए। आगे सिख समाज ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। पीछे भी, आज भी, आगे भी वो परंपरा चल रही है। बिल्कुल। वो अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उस समुदाय को कंधे पे रख के आप अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी कारण सिख समाज भी विरोध कर रहा है, सिख समाज के बुद्धिजीवी भी विरोध कर रहे हैं, धार्मिक संगठन विरोध कर रहे हैं। तो ये एक उनको सोच समझ के देखना चाहिए कि ये भारत की छवि, तो अंतर्राष्ट्रीय जो भारत विरोधी शक्तियां, उनको एक मुद्दा मिल जाता है कि जब नेता प्रतिपक्ष ऐसी बात कह रहा है तो वो सारी बात। इन्होंने संघ और भाजपा को लेकर जो महिला के प्रति दृष्टिकोण है उसकी बात करी है। मैं समझता हूँ कि ये एक उनकी व्यक्तिगत सोच या वैचारिक भटकन भी है और एक छोटी सोच भी है। तो सिर्फ राजनीति को देख के वो भारतीय हित को भूल जाते हैं। ये जो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चिंताजनक बात है। जो कोर्ट की बात कही को आके भाई भाजपा करे, इसका तो लाभ नहीं मिलना। ये तो मैं सोचता हूँ कि ये जो उन्होंने बयान दिए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान का कोई लीडर भारत के विरुद्ध बोल रहा है, या बांग्लादेश का कोई लीडर भारत के विरुद्ध बोल रहा है। ये नेता भारतीय प्रतिपक्ष का तो लगता ही नहीं। इनके जो बयान है ऐसे आते हैं जैसे पड़ोसी देश। अगर ये जिस तरह कहते हैं कि भारत की स्थिति सारी खराब है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बर्मा, म्यांमार, नेपाल सब अस्थिर है। भारत के बढ़ते कदम को, बढ़ते कद को अमेरिका, सीआईए, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये सारे संगठन, जो बड़ी ताकतें जो है वो गिराना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि राजीव गांधी उनके हाथ का एक मोहरा बनते जा रहे हैं। ये उनको समझ होना चाहिए कि भारत की ऐसी छवि को ना बिगाड़ें। विश्व में अगर ऐसे ही करेंगे तो अल्टीमेटली कांग्रेस का भी नुकसान होगा, इनका निजी नुकसान भी होगा। मैं तो ये कह सकता हूं। बिल्कुल सर, नवनीत सिंह बिट्टू ने हाल ही में ये बात कही थी कि वो पहली बार नेता प्रतिपक्ष बाहर गए थे तो लगता था कि वो अपने अक्स पर काम करेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। वो जो ऐसे विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं ना, वो देश में करें, देश के बाहर जाकर जब करते हैं तो उसका और बिल्कुल जो विरोधी तत्व या शक्तियां वो उसका इस्तेमाल करती हैं। आतंकी पन्नू का जो बयान है, ये इस बात की पहली है। कल को पाकिस्तान बोलेगा, चीन भी बोलेगा, कोई बोल सकता है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चिंता का बात है। ये सब विपक्ष को देखना चाहिए कि देश सबसे पहले, उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये एक जैसे कहते हैं कि प्रिंसिपल बनना, सिद्धांत, बेसिक बंदा बनना चाहिए कि देश इससे किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। आगे प्रोग्राम चर्चा खास में चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने से हरियाणा के चुनावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें उसके हरियाणा की बात मैं बात में करूँ, पहले मैं कहता हूँ भाई, विजय नायर था इस शराब घोटाले की पहली कड़ी, अंतिम कड़ी के रूप में केजरीवाल। विजय नायर में पौने दो साल के बीच में रहे। उस इन दो के बीच में सिसोदिया, संजय सिंह और नेता ये सब और मुकदमे चल रहे हैं। अभी मुकदमे खत्म नहीं हुए, ये सारे चल रहे। पर जो टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय की आई है कि एक तो जो समय केजरीवाल को जिस समय पकड़ गए, उस चुनाव से पे थे, उन्होंने पकड़ लिया। दूसरी बात है, ईडी के केस में जब उनको नियमित जमानत मिल गई तब सीबीआई सक्रिय हुआ। 22 महीने में उसने कुछ नहीं किया, ये टिप्पणी आई। तीसरी टिप्पणी उनकी ये आई कि सीबीआई को ये प्रूव करना चाहिए कि वो पिंजरे का तोता नहीं है। ये जो टिप्पणी बड़ी सख्त है। चौथी टिप्पणी उन्होंने की कि अभी अगर जमानत हम नहीं देते तो ये अन्याय है, क्योंकि अभी मुकदमे का नतीजा कोई निकलने वाला नहीं, लंबा जाएगा, तो जमानत मिलनी चाहिए, वो नियमित जमानत। तो आप आज शाम तक, कल सुबह तक आ भी जाएंगे। तो ये जो सीबीआई को लेकर या सीबीआई की कारगुजारी को लेकर जो टिप्पणी की गई है, सीबीआई और ईडी दोनों केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, सीधे उनसे संबंधित है। तोता का पिंजरे का मतलब सरकार का आ गया। तो पिछले 2-2.5 साल से शराब घोटाला, ईडी का मामला बहुत अखबारों में भी चर्चा रही, ये न्यायालय में भी गया,
लेकिन कोई तथ्य ऐसे सबूत सीबीआई या ईडी नहीं दे सका जिसके कोर्ट उनके साथ खड़ा हो सके। और जिस गति से ये चल रहा था, एक के बाद दूसरा दूसरा तीसरा, तो मैं समझता हूँ कि न्यायालय की ये टिप्पणी जो है केंद्र सरकार की छवि भी धूमिल करेगी, और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को, जैसे आपने हरियाणा के चुनाव की बात करी है, उसको बूस्ट मिलेगा, उनको उत्साहित होंगे, उनके कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, क्योंकि हरियाणा केजरीवाल का जो प्रदेश है, उसका जन्मभूमि है। तो दिल्ली में बैठे हैं तो यह पंजाब में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे, बीच में हरियाणा, तो जो इस समय उनकी जो है, तो वो एक नायक के रूप में बाहर आएंगे। जो जब आएंगे तो वो नायक को ये कोई सबूत उनको अभी दे नहीं सकी सरकार, तो इसका उसको लाभ मिलेगा। इस दूसरी जो रिहाई है केजरीवाल की, तो वो दिल्ली में भी आप में जो धड़ेबंदी है, पंजाब में भी धड़ेबंदी है, वो संगठनात्मक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर में भी फेरबदल होने की संभावना बढ़ गई है आप में से। पर ये फेरबदल आएगा, ये आएगा 8 अक्टूबर के बाद। अच्छा। जब हरियाणा के चुनाव के परिणाम निकल जाएंगे, तो मैं समझता हूँ पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में भी आप सरकार की जो धड़ेबंदी आप सरकार को लेके, उसकी कार्यनीति को लेकर, और पार्टी में भी, इसी तरह दिल्ली में भी है, क्योंकि जो केस पिछले 1-1.5 साल में रही, तो वो लगता था कि सिसोदिया भी अंदर चले गए, केजरीवाल भी अंदर, एक से दोनों चले गए, तो उस समय लगा कि पकड़ केजरीवाल ढीली। अब वो समय है कि केजरीवाल दोबारा आके अपनी पकड़ मजबूत दिखाने के लिए फेरबदल करेंगे। कारण मेन तो ये आगे कि अब केजरीवाल अपनी छवि पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए दिल्ली में भी फेरबदल करेंगे, पंजाब में ये राजनीतिक फेर, और नेशनल लेवल पे भी प्रतिपक्ष के रूप में, क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा में उनको एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करी। अब केजरीवाल बाहर आए तो कांग्रेस को भी निशाना साधेंगे अपना, और भाजपा को पहले, दूसरा कांग्रेस पे। तो ये एक चुनाव में जो गर्मी तेज होगी आप केजरीवाल के, कोई बोलने वक्ता बहुत अच्छा है, तो वो वक्ता जब बोलते तो फिर वो भाजपा और कांग्रेस दोनों उनके निशाने पे आएंगे, क्योंकि उन्होंने सब उम्मीदवार बताया, और उनकी कोशिश होगी कि उनकी वोट परसेंटेज भी बढ़े और उनके विधायक भी बने, तभी उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पदवी बढ़ेगी, तभी वो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को भी चुनौती दे सकेंगे। राहुल गांधी नहीं, मैं, क्योंकि राहुल गांधी के जो बयान आ रहे हैं, उनको देखते हुए उनका निशाना होगा कि अब बिल्कुल। मैं आगे बढ़ूं, इसकी तो अब किनारे पे जाने की स्थिति आ गई। तो अभी समय बताएगा 8 अक्टूबर के बाद क्या बनता है। आगे प्रोग्राम में चर्चा शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद की, और इस बारे में चर्चा हमने पिछले हफ्ते भी खास तौर पर सर के साथ की थी। सर, शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है। हिंदू समाज ने सड़कों पर उतरकर जहां रोष प्रदर्शन किया है, वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज कर और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें मस्जिद तक जाने से रोका है। और दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी ने नगर निगम कमिश्नर से बात कर जो अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा था उसे तोड़ने की पेशकश की है। तो आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरह से देखेंगे? देखो, मेरा पहला तो ये है कि देवभूमि हिमाचल के लोगों ने जी हिंदू समाज को सबसे पहले ये संदेश दिया है कि अगर आप एकजुट होकर अपना जो प्रदर्शन करते हैं, अपना भावना प्रकट करते हैं, तो उसका परिणाम सीधा ये निकला कि जो 10 साल में काम नहीं हो सका, वो 10 घंटों में हो गया। मतलब आज उन्होंने नोटिस किया, सुबह आया, और जो सरकार ने लाठीचार्ज किया, कैनन वो वाटर किया, तो ये एक जिस ढंग से उन्होंने मुकाबला किया हिंदू समाज ने, तो ये जो सरकार को भी समझ लग गई, बिल्कुल वक्फ बोर्ड को भी समझ लग गई कि अब ये मामला रुकने वाला नहीं, आर और पार की लड़ाई है। और सर, कमेटी सदस्य मिले भी हैं कि जो मस्जिद का अवैध का निर्माण हुआ, सब बेशक तोड़ दो, पेशकश तो दे दी है। मंडी में भी इस तरह मंडी वालों ने तो तोड़ दी, वही ना। यहाँ पे इन्होंने कहा कि या सील कर दो या कारपोरेशन या तोड़ दे, तो हम तोड़ने के भी तैयार हैं, तोड़ दो इसको। मसला यहाँ पे खत्म नहीं होता। देखिए, ये एक जो कहते हैं ना आपातकाल को टालने वाली स्थिति है। इसके साथ 2 मसले और हैं। एक तो नगर निगम सरकार का और वक्फ का चलता कि ज़मीन किसकी है, एक तो एक के बाद अवैध निर्माण का आ गया। तीसरा था जो रोहिंग्या वहाँ पे ठहरते हैं, जिनको पनाह दी गई, वो भी अवैध रूप से थे।
ये दो मुद्दे अभी खड़े हैं कि ज़मीन है किसकी, वक़्फ़ की है। अगर वक़्फ़ की बात वो मानते हैं, अपील मानते हैं, ये तो एक वक़्फ़ अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि अगर वक़्फ़ की चिट्ठी पे कारपोरेशन एक्शन लेती है तो इसका मतलब वो उसके हक को भी मान रही है। अभी वो मुद्दा बीच में खड़ा कोर्ट में चल रहा है कि ज़मीन सरकार की है या वक़्फ़ की है। तो अगर ये सरकार को अपने इंडिपेंडेंट व्यू से लेना चाहिए कि एज पर लॉ ये नहीं बन सकते, हम वक़्फ़ की नहीं अपील को देख रहे। मैं भी इस चीज़ से असहमत हूँ कि वक़्फ़ इस समय राजनीतिक लाभ लेना चाहता है इसका, कि अगर वो एप्लीकेशन दे रहा है कारपोरेशन और कारपोरेशन मानती है तो इसका मतलब वो हकदार वक़्फ़ बन गई, जबकि मुकदमा चल रहा है। और इसी के साथ जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ उसके मामले भी सामने आने चाहिए, किन्होंने किया, जो अवैध रूप से वहाँ पर रह रहे हैं उनका भी तो हिमाचल सरकार को इस समय हिंदू समाज की भावना को देखते हुए और कानून व्यवस्था को देखते हुए जो अवैध निर्माण हुआ उसको तो गिराए कानून के हिसाब से गिराए, ना कि वक़्फ़ के कहने पे, कानून के हिसाब से। महिलाओं के साथ जिसने अभद्र व्यवहार किया उनके में मुकदमे चले, अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनको वहाँ से निकाला जाए और वहाँ पे सुरक्षा ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ ना हो। वहाँ पे पुलिस तैनाती परमानेंट, क्योंकि महिला उस एरिया की जब निकलती थी तो वहाँ पे वो एक इतने अभद्र थे कि वो कहते हैं निकलना मुश्किल हो जाता था। वो स्थिति दोबारा न बने, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पे पुलिस चौकी एक परमानेंट साइड पे या एक जैसे सुबह शाम निगरानी वो ज़रूरी है। तो केवल ये समझ के भी वक़्फ़ ने किया, वक़्फ़ गेम खेल रहा है, मेरी ये सोच है। वक़्फ़ एक अपने हक को इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये मेरी ज़मीन है उसने पहल करी है। ये कानून के हिसाब से सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, कारपोरेशन को। वो कानून अभी ज़मीन का फैसला नहीं आया, इसलिए वो इसको वक़्फ़ के हिसाब से ना करें, कानून के हिसाब से ले जाए। बाकी हिंदू समाज को देश भर में ये संदेश जाना चाहिए कि अगर किसी समस्या का समाधान निकलना तो उनको जागते रहो और एकजुट होकर आगे आना होगा। सोए को कोई न्याय नहीं मिलता, ये बात समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल जी। आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में चर्चा मोदी कैबिनेट की। सर, मोदी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए 70 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के भी आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा कर दी है और साथ ही साथ जो परिवार इस योजना में पहले से कवर हैं उनको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त टॉपअप दिया गया है। और इसके साथ साथ कैबिनेट ने PM ई ड्राइव योजना की भी मंजूरी दे दी है, उसकी भी घोषणा की है और इसके लिए 10,900 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। तो आप कैबिनेट के इन फैसलों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत की इस समय पहचान एक युवा देश की तरह है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि इस समय करीब 14 से 15 करोड़ बुजुर्ग हैं और अभी जो योजना जो 70 साल की है इसमें गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार है आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर आता है 5-6 करोड़ जो बुजुर्ग हैं उनको लाभ मिलेगा इसका। मैं इसको एक बड़ा देखो, जो गरीब आदमी है बुजुर्ग के लिए अगर कोई बीमारी आ जाए तो उनके एक दिन की रोटी के लिए उनके तरस रहे होते हैं तो बीमारी पे क्या करें। तो वो बुजुर्ग एक तरह से पंजाबी में तो रोल जाते हैं, उनको देखभाल नहीं हो सकती उनका, क्योंकि पैसे की तंगी है, रोटी की तंगी है, तो बुजुर्गी में आके आदमी अपने आप में बेबस सा महसूस करता है। तो ये एक व्यक्ति विशेष को राहत नहीं है, मैं समझता हूँ कि परिवार को राहत है। 5 लाख की जो वैसे तो योजना सब पे लागू, जब 70 साल का बुजुर्ग इसमें कवर हो जाएगा तो उसके एक व्यक्ति के रूप में तो उसको राहत है ही है, लेकिन उस परिवार को भी तो राहत है कि जो अपने को बेबस समझता कि मैं अपने बड़े बुजुर्ग को स्वास्थ्य के दृष्टि से उसकी मदद नहीं कर सकता, सहायता नहीं कर सकता, तो ये एक मानसिक राहत है उसके लिए। आर्थिक रूप से भी है, मानसिक रूप से तो एक स्वार्थ जो है कि ये बुजुर्ग की जो संख्या बढ़ रही है तो ये इस जीवन के एक अंतिम पड़ाव में परेशानी ना हो इंसान को, ये एक स्वागत है। दूसरी बात रही ई ड्राइव की, तो ये हमारे प्रदूषण की, हवा में प्रदूषण जैसे सारे जो है ये पर्यावरण अनुकूल जो करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव बढ़ाई जो, तो उसके लिए 3 कैटेगरी सरकार ने करी है। एक तो 2 पहिया वाहन, उसमें उन्होंने किया कि 2 साल के लिए योजना, जैसे 11,000 करोड़ 10,900 करोड़ आपने बोला, ये 2 वर्षों के लिए उन्होंने बढ़ाई है।
तो उन्होंने 3 कैटेगरियाँ इसमें बनाई हैं। एक तो इसको प्रमोट करने के लिए कि एक जो 2 पहिया वाहन है उनमें 5,000 से 10,000 की रखी है, पहले से 10,000 है, दूसरे में 5,000, इस तरह। जो 3 पहिया वाहन है उनके लिए उन्होंने रखी है पहले 25,000, फिर 12,000, 12,500 इस तरह की रखी है। और जो वाहन ढुलाई के काम करते हैं, बड़े हैं, हाँ ट्रक है, जी, हाँ, बस है, इस तरह, हाँ, हाँ, उनके लिए उन्होंने 25,000 से 50,000 की है। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि, और उनके साथ साथ उन्होंने, सरकार ने रखा कि देश में चार्जिंग स्टेशन 88,000 नए बनाने हैं। क्योंकि अभी तक जो वाहन, एक तो 2 चीज़ें इलेक्ट्रिक वाहन में आती हैं, एक तो उनके प्राइस ज़्यादा है, पेट्रोल और डीजल के वाहनों को देखें तो उनकी कीमत ज़्यादा है। दूसरे चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो वो भी समस्या है। आदमी ले तो चार्ज कहाँ से कराए, क्या हिसाब था। तो आते 2-3 साल में अगर ये सारी चीज़ हो जाती हैं तो ये सब्सिडी भी मिलेगी, चार्जिंग स्टेशन भी हो गए, ये एक अच्छा कदम है। पर्यावरण के दृष्टि से भी अच्छा कदम है, इकोनॉमिकल भी रहेगा सब कुछ। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब वाहन की कीमत थोड़ी बराबर आएगी या उनसे कम हो जाएगी। गडकरी जी ने पीछे कहा था, केंद्रीय मंत्री गडकरी में 2 साल में आ जाएगी कीमत वाहन की भी उस हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का अगला लक्ष्य यही होना चाहिए कि वाहन जितने प्रोडक्शन भी बढ़े, कीमत भी कम हो और चार्जिंग स्टेशन में, इन तीनों का आपस में जब संतुलन होकर विकास होगा तो देश हित में ही है। ये एक अच्छा कदम। और दूरंदेशी वाला, जब दुनिया सब इस तरफ चली तो भारत को भी एक तेज गति वाली अपने विकास गति मेंटेन करने के लिए वाहन, क्योंकि आज साला कुछ वाहनों पर निर्भर है, आवाजावी, ढुलाई, सब कुछ। तो अगर ये सस्ती हो जाएगी तो सरकार को भी फायदा, समाज को भी फायदा और देश को भी फायदा है। बिल्कुल। तो आज एक बार फिर से प्रोग्राम चर्चाए खास में हमने सर के साथ कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।